हेलो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो वीडियो है ये वीकली करंट अफेयर्स का ये अगला वीडियो है। दैट मीन्स ये 27वां वीडियो है। जिन लोगों को इसके पहले के वीडियोज़ देखना हो वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, या तो फिर आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को। पहला है विंबलडन ओपन 2023 का ये आयोजन किया गया था। इसमें जो है स्पेन के कार्लोस अल्कराज के द्वारा इसमें जीता गया, जो कि पुरुष एकल में इनके द्वारा ये जीत हासिल किया गया है। और ये जो है ये नोवाक जोकोविच को 5 सेटों से हरा के ये विंबलडन ओपन 2023 का खिताब ये अपने नाम कर लिए हैं। और अगर महिला एकल में देखा जाए तो ये बोंद्रोसोवा ने फाइनल में ओंस जाबेउर को हरा के ये विंबलडन ओपन 2023 का ये खिताब जीत ली है महिला एकल में। ये जो खेल है ये एक बैडमिंटन का खेल है, जो कि ये प्रत्येक साल ये आयोजित किया जाता है विंबलडन ओपन का। तो इस साल का जो ये जीते गए हैं ये सब ध्यान में रखें। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। अगला है फीफा रैंकिंग 2023 ये जारी किया गया है। ये फीफा के द्वारा वर्ल्ड फुटबॉल रैंकिंग ये जारी किया गया है। इसमें ये जारी किया जाता है कि किस कंट्री का जो फुटबॉल टीम है वो कितना अच्छा खेलने में सक्षम है। इस चीज़ का ये जारी करता है फीफा रैंकिंग। और ये 2023 का इस साल का जो जारी किया गया है, इसमें हमारे देश का जो रैंकिंग है, जो फुटबॉल टीम है, उसको 99वें स्थान पे रखा गया है इस साल का 2023 का। ये ध्यान में रखें। अब इसमें टॉप 10 में अगर देखते हैं तो पहले स्थान पे ये अर्जेंटीना है, दूसरे स्थान पे फ्रांस है, तीसरे स्थान पे ब्राज़ील है, चौथे स्थान पे इंग्लैंड है, पाँचवें स्थान पे बेल्जियम है। और ये टॉप 10 का लिस्ट ये दिया गया है, जो कि जो कंट्रियां हैं जो टॉप 10 लिस्ट में आए हुए हैं फीफा रैंकिंग 2023 में। अब इसमें जो है हमारे देश के फुटबॉल टीम के द्वारा हाल ही में कुवैत के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में अपना 9वां SAFF चैम्पियनशिप का खिताब ये जीता गया था, जो कि मैंने पिछले करंट अफेयर्स के वीडियोज़ में मैंने वो डिस्कस किया हुआ है। और फिर लेबनान को 2-0 से हराकर दूसरा इंटर कॉन्टिनेंटल कप का खिताब भी हमारे देश के द्वारा ये जीत हासिल किया गया है। इसीलिए हमारे देश को 99वें रैंक पे ये रखा गया है फीफा के द्वारा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो फीफा रैंकिंग से ये रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला करंट अफेयर। नाइजीरिया में आपातकाल लागू किया गया है। और ये क्यों लागू किया गया है? क्योंकि वहाँ पर जो है खाद्य पदार्थों की बढ़ती जो कीमत वहाँ पर बढ़ रही है, उसको मतलब पूरा करने के लिए, उसकी कीमत को कम करने के लिए ये आपातकाल लागू किया गया है। इस सिचुएशन से निपटने के लिए वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है बोला टिनुबू, उनके द्वारा ये आपातकाल लागू कर दिया गया है नाइजीरिया में। तब ये कंट्री के बारे में भी जान लेते हैं कि इसका कैपिटल कहाँ पर सिचुएटेड है, इसकी मुद्रा करेंसी क्या है, ये सभी चीज़ों को जानते हैं। तो जो नाइजीरिया ये देश है ये पश्चिमी अफ्रीका का एक ये देश है। और ये जो है ये अफ्रीकी संघ, दैट मीन्स अफ्रीकन यूनियन का ये संस्थापक सदस्य ये रह चुका है, मतलब है, जो कि अफ्रीकन यूनियन का स्थापना जो है ये 9 जुलाई 2002 ईस्वी में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये आदिस अबाबा, दैट मीन्स इथोपिया में ये सिचुएटेड है, अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर। अब ये जो नाइजीरिया जो देश है ये अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला ये देश है। मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये सबसे अधिक आबादी वाला देश है नाइजीरिया। और अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए, तो ये छठा सबसे अधिक आबादी वाला देश नाइजीरिया है। और इसकी राजधानी जो है ये अबूजा में सिचुएटेड है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये अंग्रेजी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और अगर करेंसी देखा जाए, मुद्रा देखा जाए, तो ये नाइजीरियाई नायरा यहाँ पर मुद्रा यूज की जाती है। जैसा कि हम लोग के देश में रुपया यूज किया जाता है, उसी के जैसा नाइजीरिया में नाइजीरियाई नायरा को यूज किया जाता है एज ए करेंसी के तौर पे। अब इसको मैप में देख लेते हैं कि मैप में कहाँ पर ये लोकेटेड है और इसके जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, मतलब अफ्रीका महाद्वीप। और यहाँ पर ये दक्षिणी इलाका में
पश्चिमी इलाका में ये सिचुएटेड है अफ्रीका के। और इसके जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं ये नाइजर है, बेनिन है और चाड है और इधर कैमरून आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये टोटल 4 इसके बॉर्डर कंट्रीज़ हैं और ये अटलांटिक ओशियन के साथ ये टच करता हुआ ये एक कंट्री है। तो इतना है नाइजीरिया से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला करंट अफेयर। एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो 2023 में ये आयोजन किया गया था, जो कि ये 25वां एडिशन था। और ये जो खेल है, ये चैम्पियनशिप है, ये ख़त्म हो चुका है। तो इसमें जो है विभिन्न देशों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। तो उसमें जान लेते हैं कि किन देशों के द्वारा कितना कितना पदक जीता गया और कौन पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, ये सभी चीज़ों को जानते हैं। तो जो एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 में ये आयोजन किया गया था, इसमें प्रथम स्थान पे जो है ये सबसे ज़्यादा पदक जो जीता है ये जापान के द्वारा जीता गया है, जो कि टोटल 37 पदक इनके द्वारा जीता गया है। जिसमें से अगर देखा जाए तो 16 गोल्ड मेडल जीता गया है और 11 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जापान के द्वारा जीता गया है। मतलब वहाँ के एथलेटिक्स जो थे एथलीट, उन सभी के द्वारा ये जीता गया है। और दूसरे स्थान पे अगर देखा जाए तो ये चीन है, जो कि टोटल 22 पदक इनके द्वारा जीता गया है। अब इसमें जो है 8 गोल्ड मेडल जीता गया है, 8 सिल्वर मेडल और 6 जो है ये ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा जीता गया है। अब हमारा प्यारा देश भारत जो है ये तीसरे स्थान पे रहा है, जो कि टोटल 27 पदक भारत के द्वारा जीता गया है। हालांकि यहाँ पर आपको देखने में थोड़ा कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि चीन के द्वारा केवल 22 और हमारे देश के द्वारा 27 पदक जीता गया है। लेकिन इसमें रैंकिंग के अनुसार ये होता है कि किसमें, मतलब कौन से देश के द्वारा सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता जाता है, उसके हिसाब से ये रैंक तैयार किया जाता है। उसके बाद सिल्वर मेडल, उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल। तो हमारे देश के द्वारा जो है ये कम गोल्ड मेडल जीता गया है। दैट मीन्स केवल 6 ही गोल्ड मेडल जीता गया है और 12 सिल्वर मेडल और 9 जो है ये कांस्य पदक, दैट मीन्स ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। इसीलिए ये हमारा देश तीसरे स्थान पे है। और इसका आयोजन जो है ये बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था, मतलब, और ये अब ख़त्म हो चुका है। तो ये सभी चीज़ें हैं, इसे ध्यान में रखें। अब हमारे देश के जो एथलीट जो थे उन सभी के द्वारा क्या क्या पदक जीते गए हैं उसे भी देख लेते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये ज्योति याराजी जो हैं ये महिलाओं की 100 मीटर हर्डल स्पर्धा में ये इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। और अब्दुल्ला अबू बकर के द्वारा ये पुरुषों के ट्रिपल जंप में ये स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया है। और पारुल चौधरी के द्वारा भी स्वर्ण पदक जीता गया है। और अगर ब्रॉन्ज में अगर देखा जाए, रजत पदक में देखा जाए, तो ये शैली सिंह और अनिल सर्वेश कुसारे जी के द्वारा रजत पदक जीता गया है और मुराली श्रीशंकर जी के द्वारा। और भी यहाँ पर लिस्ट दिए हुए हैं, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा देख लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको आने वाले जितने भी 6 मंथ या फिर 1 साल के अंदर जो भी एग्ज़ाम होंगे, उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अब इसमें जो देश हैं जो टॉप 10 लिस्ट में हैं और जो टॉप बॉटम में हैं, उन सभी को भी देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट में जो जापान है, जिनके द्वारा 37 पदक जीता गया है। उसके बाद चीन है जो 22 पदक जीता है। उसके बाद भारत जो है ये 27 पदक जीता गया है। और श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी, मतलब समुद्री से सटा हुआ जो देश है, इनके द्वारा टोटल 8 पदक जीता गया है और ये चौथे स्थान पे है। मतलब ये काफ़ी अच्छे पोजीशन पे ये देखने को मिल रहा है। और अगर बॉटम में अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान, जो कि हमारा ये भी पड़ोसी देश ही है, जो कि इनके द्वारा केवल 1 पदक जीता गया है, वो भी कांस्य पदक जीता गया है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। तो ये है 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड 2023 का ये आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे देश के टीम के द्वारा ये 2 स्वर्ण पदक इसमें जीते गए थे अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड में। और ये जो है जो टीम थे हमारे देश के, ये इसमें टोटल 6 सदस्य का टीम ये था, जिनके द्वारा ये 2 स्वर्ण पदक जीता गया है। और इसका आयोजन जो है ये जापान के चिबा में इसका आयोजन किया गया था, 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड 2023 का। अब इसमें जो है हमारा देश का जो रैंक जो है ये 9वें स्थान पे है, जो कि टोटल जो देश पार्टिसिपेट इसमें किए थे, ये 112 देश इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से हमारे देश का जो रैंक है ये 9वें स्थान पे है। और यह जो रैंक है ये
चौथी बार ऐसा देखा गया है कि भारत टॉप 10 लिस्ट में ये शामिल हुआ है इस बार को मिला के। तो ये भी ध्यान में रखें 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड से रिलेटेड। अब अगला जानते हैं बिमस्टेक 2023 की बैठक ये किया गया है, जो कि ये बैंकॉक थाईलैंड में ये शुरू हुआ है और इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मतलब बे ऑफ बंगाल के सटे जितने भी देश हैं उन सभी का मिला हुआ ये एक ग्रुप है जिसका नाम है बिमस्टेक। हालांकि इसमें नेपाल और भूटान को भी ऐड किया गया है, क्योंकि वो तो सटे हुए देश नहीं है बे ऑफ बंगाल से, लेकिन वो जो देश है नेपाल और भूटान वे हमारे देश के थ्रू वो बे ऑफ बंगाल में पहुंच पाते हैं, तो इसीलिए इन दो देशों को भी इसमें ऐड किया गया है। अब इसका हेडक्वार्टर जो है, जो बिमस्टेक का हेडक्वार्टर, ये ढाका बांग्लादेश में ये सिचुएटेड है और इसको बनाया गया था 1997 में और ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसको बनाया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। अब इन सभी जो देश हैं उनके जो फ्लैग हैं उसे भी देख लें, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कई बार। ये श्रीलंका का फ्लैग से भी कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है कि किस देश के फ्लैग में ये शेर जो है वो तलवार या फिर जो ये हथियार लेके ये खड़ा है वो किस देश के फ्लैग में है। तो ये श्रीलंका के देश के फ्लैग में है, तो ये भी ध्यान में रखें। इसमें टोटल जो है 7 कंट्रीज हैं बिमस्टेक में, जो कि बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान और नेपाल है। तो ये ध्यान में रखें। अब इसको मैप में अगर देखें तो ये हमारा प्यारा भारत और इससे सटे जो नेपाल देश है, उसके बाद भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार और इधर थाईलैंड जो सिचुएटेड है, और ये है बे ऑफ बंगाल और इसी के सटे जो देश हैं उन सभी का ये मिला जुला ये एक जो इंस्टीट्यूशन है जिसको बिमस्टेक बोला जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 का ये आयोजन किया गया था, जो कि कोरिया गणराज्य के चांगवान शूटिंग रेंज में इसका आयोजित किया गया था। इसमें जो है हमारे देश के जो निशानेबाज हैं जिनका नाम है शुभम बिस्ला और सान्याम के द्वारा ये पुरुषों और महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में दोनों के द्वारा स्वर्ण पदक जीते गए हैं। और अगर कांस्य व रजत पदक में अगर देखा जाए तो ये हरमेहर सिंह लाली और संजना सूद जी के द्वारा मिश्रित टीम स्पर्धा में ये रजत पदक इन दोनों के द्वारा जीता गया है। तो ये भी ध्यान में रखें, इन लोगों का नाम ध्यान में रखें कि स्वर्ण पदक ये जो है शुभम बिस्ला और सान्याम जी के द्वारा जीता गया है। ये अलग अलग जीता गया है, ये अपना जीते हैं और ये अपना जीती है, पुरुष और महिला अलग अलग में। और ये 10 मीटर एयर पिस्टल में ये इन दोनों के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। अभ्यास जो है ये युद्ध अभ्यास जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, और ये जो युद्ध अभ्यास है ये हमारा देश भारत और मंगोलिया के बीच में ये 17 से लेकर 23 जुलाई 2023 को ये आयोजित किया जा रहा है, जो कि ये 15वां संस्करण इस साल का ये है, ये नोमैडिक एलिफेंट का। तो ये ध्यान में रखें कि कौन सा युद्ध अभ्यास जो कि भारत और मंगोलिया के बीच ये चलाया जाता है, ये नोमैडिक एलिफेंट नाम का ये युद्ध अभ्यास है, जो कि इस साल का जो आयोजन जो है ये मंगोलिया के उलान बटार में ये आयोजित किया गया है। तो ये भी ध्यान में रखें। अगला है विश्व अंडर 21 महिला स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का ये आयोजन किया गया था, जिसमें कीर्थना पांडियन ने फाइनल में अनुपमा रामचंद्रन को हराकर ये चैंपियन बनी है। विश्व अंडर 21 महिला स्नूकर चैंपियनशिप का जो खिताब है, और इसका आयोजन जो है ये सऊदी अरब के रियाद शहर में इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें, ये हैं कीर्थना पांडियन जिनके द्वारा ये जीता गया है। अब अगला जानते हैं यूपी विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जो कि अरविंद कुमार जी को नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश के विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में। अगला क्या है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल ये लॉन्च किया गया, जो कि हमारे देश के गृह मंत्री जो हैं अमित शाह उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जो कि जो सहारा जो ये है उसमें जितने भी जमाकर्ता जो लोग थे जिन लोगों का पैसा उसमें डूब गया है उन सभी के पैसों को वापस करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है
CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। इसमें जो है टोटल जो इसमें पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं रिफ़ंड करने के लिए, ये 5,000 करोड़ रुपये अभी पहला मतलब शुरुआती चरण में ये इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिसमें जो है 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हालांकि इसमें जो है कई लोगों को का जो पैसा है वो लाखों से भी ज़्यादा इसमें डूबा पड़ा है, जो कि अगर डिवाइड किया जाए 5,000 करोड़ को 10,000 करोड़ से अधिक आदमियों में, तो ये काफ़ी कम अमाउंट में पैसा मिलने वाला है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि कैसे क्यों जनता का पैसा डूबा जा रहा है, मतलब डुबाया गया है। तो ये इसीलिए शुरू किया गया है ताकि पैसों को धीरे धीरे करके मतलब वापस किया जाए। तो ये ध्यान में रखें, ये किनके द्वारा शुरू किया गया है, ये अमित शाह जी के द्वारा शुरू किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये जारी किया गया है, जो कि हमारे देश के जो नीति आयोग एक ये गठन किया गया था, जिसका 1 जनवरी 2015 को इसको गठित किया गया था, उसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि 2015, 2016 और 2019-21 के बीच में हमारे देश में गरीबी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में 24.85% से गिरकर 14.96% ये हो गई है। मतलब अब गरीब लोग अब घट गए हैं हमारे देश में, ऐसा नीति आयोग की इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। और इसमें जो है देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गरीबी का गिरावट इसमें पाया गया है, जो कि 3.43 करोड़ लोगों जो गरीब जो थे वो अब गरीब नहीं रहे। और इसके बाद अगर रैंकिंग में देखा जाए तो बिहार और मध्य प्रदेश ये रहा है। तो ये ध्यान में रखें कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अब एक और जानते हैं जो नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है, जो कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 ये इस साल ये जारी किया गया है, जो कि 2022 का ये रिपोर्ट है। और ये भी नीति आयोग के द्वारा ही ये नई दिल्ली में ये जारी किया गया है, जिसमें जो भी जितने भी स्टेट हैं हमारे देश के, उन सभी देशों के द्वारा कितना चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है, कितना एक्सपोर्ट किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में ये रिपोर्ट तैयार किया है। और ये 2022 का रिपोर्ट है, जो कि इस साल ये प्रस्तुत किया गया है। इसमें अगर देखा जाए तो तमिलनाडु जो स्टेट है वो पहले स्थान पे है, उसके बाद महाराष्ट्र है, कर्नाटका है और गुजरात है। तो ये ध्यान में रखें कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में फर्स्ट रैंक पे कौन सा स्टेट है, तो ये तमिलनाडु है, सेकंड में महाराष्ट्र है, थर्ड में कर्नाटका और फोर्थ में गुजरात है। अब इसमें जो है इस जो रैंक ये जारी किया गया था, इसमें जो 2021 में जो जारी किया गया था, इसमें गुजरात शीर्ष में था। उसके बाद जो इस साल का जो मतलब 2022 का जो है, इसमें तमिलनाडु शीर्ष पे है, जो कि अभी अगर देखा जाए 2022 का, तो ये गुजरात चौथे स्थान पे ये पिछड़ के चला गया है, जो कि 2021 में ये पहले स्थान पे था। अब इसमें जो है पहाड़ी या फिर हिमालयी जो राज्य हैं हमारे देश के, उसमें जो है उत्तराखंड शीर्ष स्थान पे है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का ये स्थान है। तो ये भी ध्यान में रखें, जो भी ये हिमालयी या फिर पहाड़ी जो राज्य हैं उन सभी का भी इस रैंक में कितना स्थान है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो भूमि से घिरे जो राज्य हैं उसमें अगर देखा जाए तो हरियाणा शीर्ष में है, और इसके बाद तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश या फिर जो छोटे राज्य हैं, जैसे कि गोवा जो है हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है, उन सभी में देखा जाए तो गोवा पहले स्थान पे है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर आता है, उसके बाद दिल्ली आता है, अंडमान और निकोबार उसके बाद आता है, और लद्दाख, ये सभी आते हैं दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें ये रैंक में। तो ये भी ध्यान में रखें। और ये है दोस्तों एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जो कि 2022 का ये इंडेक्स है। और ये जो इंडेक्स है ये नीति आयोग के द्वारा ये रिलीज किया गया है। तो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगला रिपोर्ट इसको आने में मतलब 2023 का आने में हो सकता है 2024 में वो रिलीज करेगा। तब तक यही रिपोर्ट ये काम में आने वाला है और यहीं से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
तो दोस्तों अब नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये सभी जो रिपोर्ट हैं ये प्रस्तुत किए गए हैं, जारी किए गए हैं। तो इसके बारे में भी जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी जो स्थापना जो है, इसको गठन जो किया गया था, ये 1 जनवरी 2015 में इसको गठित किया गया था। और ये जो है पहले जो प्लानिंग कमीशन जो चल रहा था, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा वो लाया गया था। और वो जो प्लानिंग कमीशन जो था वो रसिया के द्वारा भी लाया गया था। उसी के हूबहू यहाँ पर भारत में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। तो उसी को ये रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया गया है हमारे मोदी सरकार जी के द्वारा। और ये जो है ये एक पॉलिसी या फिर नीति थिंक टैंक ये बॉडी है, जो कि ये बॉटम टू अप अप्रोच पे ये काम करती है। और जो पहले प्लानिंग कमीशन जो था वो अप टू बॉटम अप्रोच पे काम करता था, मतलब ऊपर में सेंटर में वो प्लान बनता था, उसके बाद देश के कई कई हिस्सों में वो प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता था। लेकिन ये जो नीति आयोग जो है ये पहले देखेगा कि ग्राउंड स्तर पे क्या चीज़ों को ज़रूरत है, उसके बाद वो ऊपर में प्लानिंग तैयार करेगा, उसके बाद वो फंड वगैरह रिलीज करेगा। तो ये इसका मतलब दोनों का ये अपोजिट डायरेक्शन वाला काम ये है। हालांकि नीति आयोग के द्वारा अभी तक देखा गया कि मैक्सिमम ये रिपोर्ट वगैरह तैयार कर रहा है, कुछ वैसा काम थोड़ा बहुत किया जा रहा है। तो हालांकि वो सब गवर्नमेंट की बातें हैं। और इसकी स्थापना जो है ये योजना आयोग के स्थान पे ये किया गया है, जो कि मैंने अभी बता दिया है। और इसका मुख्यालय अगर देखा जाए, हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में सिचुएटेड है। और इसके अभी अध्यक्ष जो है, मतलब नीति आयोग के जो अध्यक्ष रहते हैं वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो नरेंद्र मोदी अभी प्रेजेंट में हैं, ये अध्यक्ष होते हैं। और इसके सीईओ जो अभी प्रेजेंट में हैं, ये BVR सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है नीति आयोग के अभी प्रेजेंट के सीईओ के रूप में। इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो यहाँ भी ध्यान लें। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि एक थिंक टैंक पॉलिसी मेकिंग ये बॉडी है गवर्नमेंट की। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। ऑपरेशन त्रिनेत्र सेकेंड ये लॉन्च किया गया है। और ये क्यों लॉन्च किया गया है, ये आतंकवादियों को ये मारने के लिए, उन सभी को ये हटाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। और ये जो है हमारे देश की सेना और जम्मू कश्मीर के पुलिस जो हैं, उन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से ये ऑपरेशन त्रिनेत्र सेकेंड को ये चलाया जा रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले में जो आतंकवादी जो हैं, जिसमें जो है इस ऑपरेशन के तहत ये 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। तो ये ध्यान में रखें, जो ऑपरेशन त्रिनेत्र है ये किस चीज़ से ये रिलेटेड है, तो ये आतंकवादों को सफाया करने से ये रिलेटेड है। और ये जम्मू कश्मीर का पुलिस जो है और हमारे देश का जो BSF के जवान जो हैं, उन सभी के द्वारा ये शुरू किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस जो है ये प्रत्येक साल ये 18 जुलाई को ये मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और ये जो है ये 2009 नवंबर में ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और जो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस जो है ये 18 जुलाई 2010 को ये मनाया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये इसकी घोषणा की गई थी। अब इसमें जो है इस साल की जो थीम रखी गई है, ये रखी गई है द लीगेसी लिव्स ऑन थ्रू यू, क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेरिटी। ये 2023 का ये विषय रखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। और ये जो नेल्सन मंडेला जी जो हैं, ये साउथ अफ्रीका के ये पहले प्रेसिडेंट ये रह चुके थे। इन्हीं के याद में ये मनाया जाता है, जो कि ये इनको साउथ अफ्रीका का गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनके द्वारा जो है ये रंगभेद विरोधी आंदोलन ये शुरू किया गया था साउथ अफ्रीका में। और ये जो थे इनका जो प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल था ये अफ्रीका में, ये 1994 से लेके 1999 तक ये साउथ अफ्रीका के ये पहले प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति ये रह चुके थे। और इनका जन्म अगर देखा जाए तो ये 18 जुलाई 1918 में ही साउथ अफ्रीका के मवेजो में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है ये 5 दिसंबर 2013 को हॉन्गटन स्टेट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में इनका डेथ हो गया था। तो ये ध्यान में रखें। और इनको जो है काफ़ी सारे अवार्ड्स दिए गए थे, जिसमें से अगर देखा जाए तो ये नोबेल पीस प्राइज़ इनको 1993 ईस्वी में दिया गया था। और भारत रत्न अवार्ड इनको
1990 ईस्वी में दिया गया था और निशान-ए-पाकिस्तान का अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है। तो ये अफ्रीका के ये काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे जिनका नाम है नेल्सन रोहिल्ला मंडेला, ये इनका पूरा नाम है। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में, और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इनके द्वारा 17 अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन इनके द्वारा किया जाएगा, दक्षिण कोरिया के द्वारा। तो ये जो देश है ये कोरिया के पूर्वी एशिया में स्थित ये देश है, मतलब ये पूर्वी एशिया में सिचुएटेड ये एक देश है एशिया कॉन्टिनेंट का। और इसकी जो मुद्रा जो है ये दक्षिणी कोरियाई वॉन है और इसकी राजधानी सियोल में सिचुएटेड है। और अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ये हान डक सू यहाँ के अभी प्रेजेंट के प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं ये यूं सूक येओल यहाँ के अभी प्रेजेंट के राष्ट्रपति हैं। और अगर यहाँ की आधिकारिक स्क्रिप्ट या फिर लिपि अगर देखा जाए तो यहाँ पर हंगुल लिपि को यूज किया जाता है। अब इसको मैप में देख लेते हैं। ये रहा साउथ कोरिया और इसकी कैपिटल जो है ये सियोल में सिचुएटेड है। अब इसमें एक प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली रेखा को क्या बोला जाता है। तो इसको 38th पैरेलल लाइन इसको बोला जाता है, जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को ये डिवाइड करता है। तो ये भी ध्यान में रखें। और इसके अगल बगल में जो सटे जो सी है, जैसे कि सी ऑफ जापान है, और ये कोरिया स्टेट यहाँ पर सिचुएटेड है, और ये येलो सी इधर इसको लगता है। तो ये भी ध्यान में रखें। और ये नॉर्थ कोरिया के साथ ये बॉर्डर टच करता है। तो अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का ये आयोजन किया गया है, जो कि हमारे देश के द्वारा और इंडोनेशिया के जो नौसेना है उन दोनों के द्वारा ये मिल के ये आयोजन किया गया है, जो कि एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। तो ये ध्यान में रखें कि जो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज जो है ये किन दो देशों के बीच ये आयोजित किया जाता है। तो ये हमारा देश भारत और ये इंडोनेशिया के बीच ये आयोजित किया जाता है, जो कि इस साल का जो आयोजन जो है ये इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें हमारे देश के जो नौसैनिक जहाज़ गए हैं जिनका नाम है INS सह्याद्री और INS कोलकाता, ये दोनों के द्वारा इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करने के लिए जकार्ता भेजा गया है। तो ये ध्यान में रखें। अब यहाँ इंडोनेशिया का जिक्र आ गया है तो इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं कि वहाँ के अभी प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर कौन है वगैरह वगैरह, वहाँ की राजधानी कहाँ पर सिचुएट है, इन सभी चीज़ों को, और वो मैप में कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये जो इंडोनेशिया जो है ये इसके राष्ट्रपति अगर अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो ये जोको विडोडो अभी प्रेजेंट में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, और इसकी राजधानी जो है ये जकार्ता में सिचुएट है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यहाँ पर इंडोनेशियाई यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ की करेंसी अगर देखा जाए, जो मुद्रा यहाँ पर चलती है ये इंडोनेशियाई रुपया यहाँ की करेंसी है। और ये जो है इंडोनेशिया जो देश है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा आइलैंड यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो ये 17,000 से भी अधिक द्वीप ये इंडोनेशिया में सिचुएटेड है। और अगर आबादी के अनुसार देखा जाए तो ये दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। अब इसको मैप में देख लेते हैं। ये रहा इंडोनेशिया, जो कि एक समुद्री मतलब कंट्री है, और इसके जो बॉर्डर कंट्रीज हैं ये मलेशिया इधर सिचुएटेड है, और इधर देखा जाए तो पपुआ न्यू गिनिया है, और इधर ईस्ट तैमूर ये लोकेटेड है, जो कि इंडोनेशिया को ये टच करता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि इंडोनेशिया से रिलेटेड है। और ये जो है पैसिफिक ओशन और इधर और इंडियन ओशन के बीच में ये सिचुएटेड एक आइलैंड नेशन है, मतलब द्वीपीय कंट्री है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। तो ये है SBI कैपिटल मार्केट्स के MD और CEO नियुक्त किया गया है, जो कि राजय कुमार सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। SBI कैपिटल मार्केट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अब इसके जो पूर्व MD और CEO जो थे वो थे अमिताभ चटर्जी जी थे SBI कैपिटल मार्केट्स के पूर्व MD और CEO, और ये हैं राजय कुमार सिन्हा जिनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला क्या है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 ये जारी किया गया है।
इसमें ये जारी किया जाता है, मतलब ये बताया जाता है इस इंडेक्स में कि किस देश का जो पासपोर्ट है वो सबसे अधिक मतलब वो माना जाता है, मतलब सुरक्षित माना जाता है। मतलब उस पासपोर्ट अगर किसी के पास हो तो वो कितना जो मतलब सबसे ज़्यादा देशों में वो फ्री वीज़ा मतलब बिना वीज़ा के भी वो ट्रेवल कर सकता है। तो इसमें जो है अगर देखा जाए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, इसमें प्रथम स्थान पे अगर देखा जाए तो ये सिंगापुर है, जो कि इसका जो वीज़ा जो है मतलब इसका जो पासपोर्ट जो है ये 192 देशों में ये मतलब बिना वीज़ा के इस देश के जो लोग हैं वो जा सकते हैं। तो इसका जो पासपोर्ट जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग ये इस इंडेक्स में ये बताया गया है। अब इसमें अगर देखा जाए तो हमारे देश का रैंक कितने स्थान पे है, तो ये है 80वें स्थान पे हमारा देश भारत का ये रैंक इसमें दिखाया गया है। और अगर अमेरिका का देखा जाए तो ये 8वें स्थान पे अमेरिका को रखा गया है। और ये जो इंडेक्स जो है ये 2006 में डॉक्टर क्रिश्चियन केलिन के द्वारा ये शुरू किया गया था, जो कि हेनले एवं पार्टनर्स के अध्यक्ष जो ये डॉक्टर क्रिश्चियन केलिन जो हैं इन्हीं के द्वारा 2006 से इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि किस देश का जो पासपोर्ट वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें इस साल का अगर देखा जाए तो ये सिंगापुर का पासपोर्ट को सबसे स्ट्रॉन्ग ये माना जा रहा है। अब इसमें अगर देखा जाए तो जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उन सभी में देखा जाए तो पहले स्थान पे ये सिंगापुर है, दूसरे स्थान पे देखा जाए तो ये 3 कंट्री को मिला के ये दूसरे स्थान पे इन लोगों को रखा गया है, जिसमें जर्मनी, इटली और स्पेन को रखा गया है। और तीसरे स्थान पे देखा जाए तो ये ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया और स्वीडन को रखा गया है। और चौथे स्थान पे देखा जाए तो ये डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम, इन चारों को चौथे स्थान पे रखा गया है, जिसमें जो है ये इन सभी के जो पासपोर्ट जो हैं ये 188 देशों में बिना वीज़ा के ये जा सकते हैं, इन लोगों के जो पासपोर्ट धारक जो हैं। अब इसमें ये जो रैंक दिया गया है इसको, हालांकि ये सभी कोई काम का नहीं है, इसको एक बार आप बस देख लें ताकि ये समझ में आ जाएगा। अब इसमें हमारा देश का अगर देखा जाए तो ये 80वें स्थान पे है, जो कि इसमें जो है हमारे देश को रखा गया है और सेनेगल और टोगो को रखा गया है, जो कि हमारे देश का जो पासपोर्ट जो है ये 57 देशों में ये मतलब बिना वीज़ा के जा सकते हैं। तो ये है दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि इस साल का ये जारी किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला करेंट अफेयर क्या है। ताइक्वांडो चैंपियनशिप का ये आयोजन किया गया था, जिसमें ये पैरालंपियन अरुणा तंवर जी के द्वारा 3 स्वर्ण पदक जीता गया है। और इसका आयोजन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। और इनके द्वारा जो है ये अरुणा तंवर जी जो हैं ये एक पैरालंपियन ये एथलीट हैं, जिनके द्वारा मतलब ये ताइक्वांडो जो एक मार्शल आर्ट टाइप का ये एक खेल है जो ये किया जाता है। और इसमें जो है इनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया ओपन पैरा ताइक्वांडो चैम्पियनशिप और प्रेसिडेंट कप पैरा ताइक्वांडो चैम्पियनशिप और ओशिनिया पैरा ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में तीनों पदक जो है ये इनके द्वारा जीता गया है। तो इनका नाम ध्यान में रखें, इनका नाम क्या है, अरुणा तंवर इनका नाम है, जो एक भारतीय ताइक्वांडो ये खिलाड़ी हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। BWF विश्व रैंकिंग 2023 ये जारी किया गया है, जिसमें PV सिंधु को जो है ये 17वें स्थान पे ये रखा गया है। और जो 2022 का रैंकिंग जो था उसमें ये जो थी ये 12वें स्थान पे थी, जो कि इस साल में जो है ये 5 स्थान फिसल के ये 17वें स्थान पे इनको रखा गया है ये BWF विश्व रैंकिंग 2023 में। अब इसमें और भी जो हैं जैसे कि हमारे देश के और भी खिलाड़ी हैं जो इसमें खेलते हैं, उनमें देखा जाए तो अगर इसमें देखा जाए तो ये PV सिंधु जो 17वें स्थान पे है। और अगर इसमें मेंस सिंगल्स में देखा जाए, ये जो PV सिंधु जो थी ये वुमेन्स सिंगल में थी। और अगर मेंस सिंगल में देखा जाए तो इसमें जो है प्रणॉय HS जी ये 10वें स्थान पे हैं। और उसके बाद लक्ष्य सेन जी हैं जो कि 12वें स्थान पे इनको रखा गया है। और किदाम्बी श्रीकांत जी को 20वें स्थान पे रखा गया है, जो कि मेंस सिंगल्स में है। अब नेक्स्ट जानते हैं मेंस डबल्स में अगर देखा जाए तो इंडिया के जो हैं सात्विक साईराज रनकी रेड्डी जो हैं और उसके बाद
चिराग शेट्टी, इन दोनों को 3वें स्थान पे रखा गया है। ये मेंस डबल्स का है। और अगर वुमेन्स डबल्स का अगर देखा जाए तो हमारे देश के जो हैं ये 19वें स्थान पे हैं, जो कि त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद जी को रखा गया है। तो ये था दोस्तों BWF वर्ल्ड रैंकिंग का जो ये 2023 का ये जारी किया गया है, और ये 18 जुलाई 2023 में ये मतलब जारी किया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। FICCIEY की ये एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि कितने लोगों की जो जान है वो एक्सीडेंट के कारण ये जाती है। तो इसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे देश भारत में हर साल जो है ये 15 लाख लोगों की जानें जाती है एक्सीडेंट में। और इसमें अगर देखा जाए सड़क हादसों में मौत के मामले में हमारा देश जो है ये पहले नंबर पे है, मतलब पूरे विश्व में ये पहले नंबर पे है। तो इसमें ये शो होता है कि हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड हाईवे जो हैं वो कितना ये हद मतलब अच्छे हैं, या फिर जो यहाँ के लोग जो ड्राइविंग करते हैं उन सभी का जो ड्राइविंग स्किल है वो कितनी अच्छी है ये शो करता है। मतलब ये कितनी बुरी है ये शो करता है, ये इसमें ये कह सकते हैं, क्योंकि ये पहले नंबर पे हैं अगर मौत और हादसों में देखा जाए तो। और अगर दुनिया भर में अगर देखा जाए तो हर 24 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है सड़क हादसे के कारण। और इसमें ये कहा गया है कि ये जो मृत्यु जो होती है ये 5 से लेकर 29 वर्ष की आयु के युवा और बच्चों की मृत्यु ये प्रमुख कारण इसमें बताया गया है इस रिपोर्ट में। तो ये ध्यान में रखें, ये हमारा देश ये पहले नंबर पे है मौत के मामले में, सड़क हादसों के मौत के मामले में। अब अगला जानते हैं, भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट ये किसको दिया गया है। तो ये गुजरात को ये दिया गया है भारत का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। और इसकी स्थापना जो है ये मेहसाना गांधीनगर में ये किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखें, गुजरात को ये दिया गया है। अगला है हिजरा पुरस्कार, जो कि मलेशिया के द्वारा ये दिया गया है हमारे देश के जो जिनका नाम है कंथापुरम अबू बकर मुसलियार को ये दिया गया है। जो कि ये जो हिजरा पुरस्कार जो है ये मलेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये हमारे देश के जो कंथापुरम अबू बकर मुसलियार जी को दिया गया है, जिनको शेख अबू बकर के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये इनको क्यों दिया गया है, क्योंकि ये हमारे देश के भीतर इस्लाम में प्रेम के संदेश को बढ़ावा देना और उनके अमूल्यों के योगदान के आधार पर ये पुरस्कार इनको दिया गया है। तो ये ध्यान में रखें, हिजरा पुरस्कार ये मलेशिया के द्वारा दिया जाता है, और ये जो है हमारे देश के ये शेख अबू बकर जी को दिया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, मानसून सत्र जो है ये शुरू हो गया है। हमारे देश का जो सांसद है उसका मानसून सत्र ये शुरू हो गया है। और ये जो मानसून सत्र जो है ये जुलाई से लेके अगस्त तक ये चलता है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब इसमें जो है इस सत्र में हमारे जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है ओम बिरला, उनके द्वारा आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद जिनका नाम है सुशील कुमार रिंकू को इनके द्वारा शपथ दिलवाई गई। तो ये भी ध्यान में रखें। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि संसद के जो कितने सत्र होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में। तो इसको जो है जितने भी सत्र होते हैं संसद के, वो इन सभी चीज़ों को हमारे संविधान के अनुच्छेद 85 में ये मेंशन किया गया है कि संसद के सत्र के संबंध में ये सभी प्रावधान क्या क्या होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों को आर्टिकल नंबर 85 में मेंशन किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे ध्यान में रखें। अब जो है प्रत्येक वर्ष जो है संसद के 3 सत्र या फिर अधिवेशन ये होते हैं, जिनका नाम है, अगर पहला देखा जाए तो ये बजट अधिवेशन जो कि फरवरी से मई तक ये चलता है। और दूसरा है मानसून अधिवेशन जो कि अभी स्टार्ट हुआ है, ये जुलाई से लेकर अगस्त तक चलता है। और तीसरा है शीतकालीन अधिवेशन जो कि नवंबर से लेकर ये दिसंबर तक चलता है। तो ये है दोस्तों हमारे देश के जो सांसद प्रणाली है उसमें जो सत्र या फिर अधिवेशन जो चलते हैं, ये जो चलते हैं वो मैंने बता दिया। हालांकि जो हमारा सांसद है उसमें है एक लोकसभा रहता है, दूसरा राज्यसभा रहता है और तीसरा रहता है प्रेसिडेंट। ये तीनों को मिला के सांसद हमारे देश को कहा जाता है। अब इसमें जो है सांसद की जो संयुक्त सत्र जो है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को मिला के जो सत्र की आयोजित किया जाता है,
उससे रिलेटेड मतलब वो क्यों आयोजित किया जाता है। तो ये इसलिए आयोजित किया जाता है कि जो दोनों जो सभाएं जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा है, उन सभी दोनों को के बीच जो गतिरोध जो उत्पन्न हो जाते हैं, उन सभी गतिरोधों को के निवारण के लिए ये संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है, जो कि ये आयोजन जो है ये राष्ट्रपति द्वारा ये बुलाया जाता है। तो ये यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि संसद की जो संयुक्त बैठक जो है ये किनके द्वारा बुलाया जाता है। तो ये हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, और इसकी जो अध्यक्षता जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, और अगर वो अनुपस्थित रहें तो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, और अगर ये दोनों अनुपस्थित रहें तो उसके इस स्थान पे राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उनके द्वारा जो संयुक्त बैठक जो होती है उनकी अध्यक्षता की जाती है। और अगर इन सभी में भी अगर कोई मौजूद नहीं रहे तो संसद का कोई भी एक अन्य सदस्य जो कि दोनों सदनों के अनुमति मतलब सर्वसम्मति से वो चुन सकते हैं और उसको अध्यक्ष बना सकते हैं। और ये जो संयुक्त सत्र जो है ये भी हमारे संविधान में मेंशन किया हुआ है, जो कि आर्टिकल नंबर 108 में ये मेंशन किया हुआ है। तो ये भी आर्टिकल ध्यान में रखें, संयुक्त सत्र को 108 में मेंशन किया हुआ है, और जो संसद के जो सत्र हैं उसको अनुच्छेद नंबर 85 में मेंशन किया हुआ है। अब जानते हैं, नेक्स्ट जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है ये प्रत्येक साल ये 20 जुलाई को ये मनाया जाता है। तो ये ध्यान में रखें, जो शतरंज का जो खेल है वो उसके अवेयरनेस के लिए, उनके बारे में जो कुछ भी जो है उनको फैलाने के लिए ये मनाया जाता है 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। और ये जो दिन है जो 20 जुलाई को चुना गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की जो स्थापना की गई थी 1924 में, ये 20 जुलाई को ही किया गया था, इसीलिए इसी डेट को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस को मनाने के लिए। और ये जो है इस साल का जो विषय रखा गया अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस का, ये है खेल को सार्वभौमिक और सभी के लिए अधिक सुलभ बनाना। ये इस साल का विषय रखा गया है। अब ये जो शतरंज जो खेल है ये हमारे देश का ये उत्पत्ति ये माना जाता है, क्योंकि जो 1500 वर्ष पुराना ये जो शतरंज का जो खेल है ये हमारे देश से उत्पन्न हुआ था, और उस टाइम जो है शतरंज को चतुरंग के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें, ये जो शतरंज जो है इसका ओरिजिन हमारे देश से हुआ है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। भारतीय तटरक्षक दैट मीन्स इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक ये नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है राकेश पाल। इनको नियुक्त किया गया है भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में, और ये जो हैं इनको तटरक्षक पदक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और राष्ट्रपति तटरक्षक पदक पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी ध्यान में रखें। दोस्तों, इस वीक में काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स के मटेरियल आ गए थे, इसीलिए थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाली है, तो धैर्य रखें और वीडियो को अंत तक देखें, आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। अगला आप जान लेते हैं भारतीय तटरक्षक के बारे में, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये हमारे देश की जो तट रेखा जो सीमा है उन सभी में ये तैनात रहती है। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की जो स्थापना है ये 1978 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका प्राथमिक भूमिका जो है ये भारत के समुद्री हितों की रक्षा करना और समुद्री कानून जो हमारे देश में जो लाए जाते हैं उनको लागू कराना इनका मेन भूमिका है। और ये जो है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब इसका जो अधिकार क्षेत्र जो है ये मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो किस किस क्षेत्र में ये तैनात रहते हैं, तो ये क्षेत्रीय जल मतलब टेरिटोरियल वाटर में रहते हैं, और विशेष आर्थिक क्षेत्र दैट मीन्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एरियाज में भी ये लोग रहते हैं, और उसके बाद महाद्वीपीय सेल्फ मतलब कॉन्टिनेंटल सेल्फ पर भी ये लोग तैनात रहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। अब इसमें जो है इंडियन कोस्ट गार्ड में एक आदर्श वाक्य रखा गया है जिसको बोलते हैं वयम रक्षामा। ये एक संस्कृत वाक्य है और इसका अर्थ होता है कि हम रक्षा करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इंडियन कोस्ट गार्ड से ये रिलेटेड हैं। जो लोग कोस्ट गार्ड की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। हालांकि ये और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट जानते हैं
अगला करंट अफेयर है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह 2024, और इसका आयोजन जो है ये गुजरात में किया जाएगा 2024 में 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह का आयोजन। और ये जो है गुजरात में इसका आयोजन जो है ये पहली बार किया जाएगा 2024 में, तो ये ध्यान में रखें। अब इस कार्यक्रम में जो है गुजरात की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और बुनियादी ढांचों का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखें। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह 2024 का जो है वो गुजरात में आयोजन होने वाला है। अब अगला जानते हैं, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है लोकेश एम जी को नियुक्त किया गया है। ये है लोकेश एम, और इन्हीं को नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इनके जो पूर्व सीईओ जो थी उनका नाम था रितु महेश्वरी, जिनका कार्यकाल ख़त्म हो गया, उसके बाद इनको नियुक्त किया गया है। और ये जो रितु महेश्वरी जी जो हैं ये आपको दिख रही होंगी, ये यूपी कैडर की 2003 की बैच की ये आईएएस अधिकारी ये रह चुकी हैं, जो कि ये नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के ये पूर्व सीईओ थी। अब अगला जानते हैं, इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है निवृत्ति राय जी को नियुक्त किया गया है इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में। और जो पूर्व एमडी और सीईओ जो थे वो थे मनमीत के नंदा जी थे, जो कि उनके बाद इनको नियुक्त किया गया है। ये है निवृत्ति राय जी। अगला जानते हैं ओडिशा, और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है नवीन पटनायक, उनके द्वारा तेंदू या फिर जिसको केंदू पत्ता बोलते हैं उनको तोड़ने वालों और बांधने वालों के लिए इनके द्वारा 56 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा ये किया गया है नवीन पटनायक जी के द्वारा। तो इसीलिए उड़ीसा न्यूज़ में है, तो इसको जान लेते हैं। तो जो उड़ीसा जो है हमारे देश का एक राज्य है, जो कि ये पूर्वी भाग में ये सिचुएटेड है। और उड़ीसा में जो है जगन्नाथ मंदिर सिचुएटेड है, जो कि हिंदुओं के 4 तीर्थ स्थलों में से ये एक है, जो जगन्नाथ मंदिर है। अब इसमें जो है उड़ीसा में है जो लौह अयस्क जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा उड़ीसा में ही उत्पादन किए जाते हैं। लौह अयस्क कहने का मतलब जो आयरन ओर होता है, जिससे आयरन स्टील वगैरह बनते हैं। अब उड़ीसा की जो राजधानी जो है ये भुवनेश्वर में सिचुएटेड है, और अभी प्रेजेंट में इसके मुख्यमंत्री ये आपको दिख रहे होंगे नवीन पटनायक जी। और अभी राज्यपाल अगर देखा जाए तो यहाँ के गणेशी लाल अभी प्रेजेंट के राज्यपाल हैं। तो ये है दोस्तों उड़ीसा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच बनाया गया है, जिनका नाम है रविंद्र बंसट्टू जी को नियुक्त किया गया है भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की नया कोच के रूप में। और ये जो है इनको क्यों नियुक्त किया गया है, क्योंकि 19वीं एशियाई महिला चैम्पियनशिप का जो आयोजन होने वाला है उनके लिए इनको नियुक्त किया गया है, ताकि ये अच्छे से प्लेयर्स को रेडी करें। और इसका जो आयोजन जो है ये चीन के होंगझू में इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि 22 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो अब देखते हैं कितना पदक हमारे देश के द्वारा जीता जाएगा इस वॉलीबॉल टीम के द्वारा। अब ये जो हैं जिनका नाम है बसंटू, मतलब रविंद्र बसंटू, ये हिमाचल प्रदेश के ये खेल विभाग के कोच के पद पे ये कार्यरत थे, जिनको ये नियुक्त किया गया है अब भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के नए कोच के तौर पे। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, शुभंकर का अनावरण किया गया है, मतलब हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का ये आयोजन किया जाएगा, जिसमें ये शुभंकर है जिनका नाम है, मतलब ये बोमन को ये अनावरण किया गया है। ये आपको दिख रहा होगा, ये बोमन इनका नाम है, और इन्हीं को हॉकी एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2023 का जो ये आयोजन किया जाएगा उसमें इनको शुभंकर के रूप में चुना गया है, जो कि ये तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री जिनका नाम है उदयनिधि स्टालिन के द्वारा ये चुना गया है। और ये चेन्नई के मेयर राधाकृष्ण हॉकी स्टेडियम में इसका अनावरण किया गया है। तो ये ध्यान रखें, बोमन इनका नाम है, मतलब ये, और ये हॉकी एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2023 के ये शुभंकर के रूप में इनको चुना गया है। अगला है ब्रिक्स, और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हमारे देश के जो विदेश मंत्री जो हैं जिनका नाम है एस जयशंकर, उनके द्वारा 20 जुलाई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के आभासी मतलब वर्चुअल
शिखर सम्मेलन में ये भाग लिया गया है, तो इसलिए ये ब्रिक्स न्यूज़ में है, तो इसे जान लेते हैं। जो ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का ये एक समूह है, जो कि जिसमें B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देशों का ये समूह है जिसका नाम है ब्रिक्स, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये शंघाई चाइना में ये सिचुएटेड है। और इसको बनाया गया था 16 जून 2009 को इसको बनाया गया था। हालांकि इसकी शुरुआत जो है ये 2001 से ये शुरू की गई थी, जो कि ये ब्रिक से ये शुरू किया गया था। उस समय साउथ अफ्रीका को नहीं जोड़ा गया था, केवल ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन था। और जो साउथ अफ्रीका जो है इसको 2010 में जोड़ा गया, तो ये भी ध्यान में रखें। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका को 2010 में इसको जोड़ा गया है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो ब्रिक्स से रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं जो दोस्तों पर्व और त्यौहार जो हाल फिलहाल में मनाए गए हैं डिफरेंट स्टेट में, उन सभी को भी जान लेते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी रेलवे के एग्ज़ामों में। और ये जो टॉपिक जो है पर्व त्यौहार, ये इन लोगों का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। तो जो बोनालू त्यौहार जो है ये हैदराबाद के मतलब तेलंगाना इलाके में ये मनाया गया, जिसका नाम है बोनालू त्यौहार। अब ये जो त्यौहार जो है ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसमें जो है जो लोग भी मन्नत मांगते हैं और वो अगर मन्नत पूरी हो जाती है, तो उस पे ये लोग देवी महाकाली को धन्यवाद देने के लिए ये त्यौहार मनाते हैं, जिनका नाम है बोनालू त्यौहार। और ये जो त्यौहार जो है ये हिंदू चंद्र माह आषाढ़ माह के दौरान ये मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें, ये कुछ इस तरह त्यौहार को देखने को मिलता है। अब अगला त्यौहार जो है जिसका नाम है चाचिन ग्राजिंग उत्सव, और ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है। ये बुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र में ये मनाया जाता है, जो कि ये स्थानीय वहाँ के जो चरवाहे जो हैं उनके द्वारा ये मनाया जाता है चाचिन ग्राजिंग उत्सव। अब अगला जानते हैं हरेला पर्व, जो कि ये उत्तराखंड में ये शुरू हुआ है। हरेला पर्व ये ध्यान में रखें, हरेला पर्व उत्तराखंड से ये रिलेटेड है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया गया, मतलब भाग लिया गया। और ये जो पर्व जो है ये सुख, समृद्धि, शांति, पर्यावरण और प्राकृतिक संरक्षण का ये प्रतीक माना जाता है, हरेला पर्व। अब हरेला और जो भीटोली पर्व जो है ये उत्तराखंड के प्रमुख लोक पर्व हैं, जो कुमाऊं क्षेत्र में ये मनाए जाते हैं। तो ये था दोस्तों जो हाल ही में जो पर्व त्यौहार जो मनाए गए थे डिफरेंट स्टेट के द्वारा, उन सभी को मैंने डिस्कस कर दिया। अब जानते हैं जो नए पुस्तकों को लॉन्च किया गया है, उस पुस्तक का नाम क्या है और उनके लेखक कौन कौन हैं, उन सभी को भी जान लेते हैं। तो जो ये पुस्तक है जिसका नाम है राग प्रकाश, और इसके जो लेखक जो है ये डॉक्टर ओम प्रकाश कौल जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, जिसका नाम है राग प्रकाश। और ये जो पुस्तक जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा ये 19 जुलाई 2023 को इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो ये ध्यान में रखें। और ये जो लेखक जो हैं ये राजकीय महाविद्यालय संजौली में संगीत गायन के ये सहायक प्रोफेसर, दैट मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ये कार्यरत हैं, जिनके द्वारा ये इस पुस्तक को लिखा गया है। अब अगला पुस्तक है जिसका नाम है ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ, ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ। इस पुस्तक के जो लेखक है ये माइकल एस क्राफ्ट जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, जो कि ये जो पुस्तक जो है ये ऋषि सुनक से ये रिलेटेड ये पुस्तक है, जो कि यूके के ये नए प्रधानमंत्री जो अभी बने हैं उन्हीं से रिलेटेड ये पुस्तक है, जिनका जो लेखक है ये माइकल एस क्राफ्ट जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो ये ध्यान में रखें। ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ये पुस्तक का नाम है। अगला है जिसका नाम है ए फूल्स जर्नी, जो कि ये लिखा गया है सारिका भारद्वाज जी के द्वारा लिखा गया है ए फूल्स जर्नी, जो कि इसमें जो है ये एक गैर काल्पनिक कृति है, जो कि आत्मा, खोज की गहराई और जीवन में उद्देश्य की खोज को ये प्रकाश डालता है। ये पुस्तक ए फूल्स जर्नी, जो कि सारिका भारद्वाज जी के द्वारा ये लिखा गया है। एक और पुस्तक है जिसका नाम है एज द विल टर्न्स, और इसके लेखक हैं
रंजीत प्रताप जी, इनके द्वारा लिखा गया है एज द व्हील्स टर्न। और इस पुस्तक का जो विमोचन जो है ये हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जिनका नाम है एम वेंकैया नायडू, इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है 20 जुलाई को। तो ये ध्यान में रखें। तो ये था दोस्तों, जितने भी नए पुस्तक को लॉन्च किया गया है उन सभी पुस्तक और उनके जो लेखक हैं उन सभी को डिस्कस कर दिया। अब जानते हैं जो लोग हमारे बीच अब नहीं रहे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उन सभी को भी जान लेते हैं। तो ये एक मराठी फिल्म अभिनेता थे जिनका नाम था रविंद्र महाजनी। उनका हाल ही में निधन हो गया, जो कि ये 74 वर्ष के थे। और इनके द्वारा जो करियर की जो शुरुआत की गई थी ये 1975 में निर्देशक वी शांताराम द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म जुंझ से ये अपने करियर की शुरुआत किए थे, जो कि हाल ही में इनका निधन हो गया। इनका नाम ध्यान में रखें, ये रविंद्र महाजनी है और ये फिल्म अभिनेता थे। अगला है जिनका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं जिनका नाम है केशुभ महिंद्रा। इनका 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और ये जो थे ये 1963 से लेकर 2012 तक ये अध्यक्ष रह चुके थे महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप्स के, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब नेक्स्ट है जिनका निधन हुआ है, ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, जो कि कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य भी थे, जिनका नाम है ओमन चांडी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनका निधन जो हुआ ये कैंसर के कारण इलाज चल रहा था, उन्हीं के दौरान ये इनका निधन हो गया है। और ये जो हैं 2011 से लेकर 2016 और 2004 से लेकर 2006 तक ये केरल के ये सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर के रूप में ये थे। तो ये भी ध्यान में रखें, जो कि अब हमारे बीच ये नहीं रहे। नेक्स्ट पर्सनालिटी जो हमारे बीच अब नहीं रही, ये एक वरिष्ठ गणितज्ञ लेखिका जिनका नाम है मंगला नार्लिकर या फिर मंगला नार्लिकर जिनका नाम है, इनका ये निधन हो गया है, जो कि इनका भी निधन ये कैंसर के कारण ही इनका निधन हुआ है। और ये जो थी ये 80 साल की थी, जो कि हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये भी ध्यान में रखें, इनका नाम है मंगला नार्लिकर, जो कि अब हमारे बीच ये नहीं रही। तो ये था दोस्तों पूरे वीक के करंट अफेयर्स जो मैंने इस वीडियो में कंपाइल करके डाल दिया। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कुछ जो करंट अफेयर्स के MCQs थे उन सभी को ऐड नहीं किया, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आ गए थे, जिसको डिस्क्राइब करना ही इतना ज़्यादा वीडियो का लेंथ हो गया, इसीलिए MCQs को नहीं ऐड किया गया है। तो वो आने वाले वीडियोज़ में वो ऐड कर देंगे, जहाँ पर अगर देखा जाएगा कि कम कंटेंट है तो कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी ऐड किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और जो लोग इंडियन GS में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों भाइयों बहनों के बीच ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। और ये रेगुलर वीडियो यहाँ से अपलोड किए जाएंगे इस चैनल में। और अगर जिन लोगों को इन सभी का PDF अगर चाहिए, जितने भी वीडियो अपलोडेड हैं उन सभी का PDF अगर चाहिए, तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और ग्रुप का जो लिंक है वो ये इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।